जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, कल जितना हमने पढ़ा। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंसेस जो अराइज होते हैं इसको हमने तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। टाइमिंग डिफरेंस जो हम पढ़ चुके हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, इसके अलावा एरर्स बाय या एरर्स इन बैंक बुक। बैंक बुक में कोई एरर होगी जो कल हम पढ़ रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ सिचुएशन हमने डिस्कस की। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा, एरर इन बैंक स्टेटमेंट। इन बैंक स्टेटमेंट अच्छा, ये तीन सिचुएशन हमारे सामने आती है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट को सिंपली ये कह लें, जैसे बैंक ने कोई एरर कर दिया, हमने एक अमाउंट डिपॉजिट करवाई, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग अवर अकाउंट बैंक ने किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। इसी तरीके से किसी और पर्सन की पेमेंट थी, वो हमारे अकाउंट से डेबिट कर दी। बैंक ने बैंक चार्जेस या चार्जेस जो है वो ओवरस्टेट कर दिए। इस तरह की एरर्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट में हो जाती है। अब ये तीन किस्म के जब डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या है उसको जरा डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास होते हैं बैलेंस। एक होता है बैंक बुक बैलेंस, बैंक बुक बैलेंस, और दूसरा है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। अब बैंक रिकंसिलिएशन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट में ले रहा हूं, फॉर्मेट। अब मुझे इसमें जिस वक्त डिफरेंसेस अराइज होते हैं, इस डिफरेंसेस में मुझे देखना है कि किसको मैंने एडजस्ट करना है बुक्स में और किसको एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, एडजस्ट का मतलब क्या है, मसलन यानी हर वो ट्रांजैक्शन जो मैंने बैंक बुक में लेकर आ गई है, मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका 25,000 सपोज बैलेंस आ रहा है और ये बैलेंस है डेबिट, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 22,000 और ये आ रहा है क्रेडिट। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹3,000। इसमें 3,000 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों बैलेंसेस में। ठीक है, अच्छा अब ये कई बात है, कुछ एडजस्टमेंट बैंक ने करनी है, कुछ एडजस्टमेंट हमने करनी है एज अ बिजनेसमैन। तो अब यहाँ याद रखिएगा जो टाइमिंग डिफरेंस निकलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, यूएनपी का वर्ड यूज करूंगा, और अनक्रेडिटेड अमाउंट, यूएनसी, ये कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या है, जो हमने कल पढ़ा था कि ऐसे ऐसे चेक्स जो कि आपने कैश बुक में तो एंटर कर दिए हैं लेकिन बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुए या डेबिट नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड डेबिट नहीं हुए, यानी ये बैंक ने डेबिट करने हैं, हमने डेबिट नहीं करने। हर वो चीज जो बैंक ने एडजस्ट करनी है उसको हम नाम देते हैं अनएडजस्टेड, नॉन एडजस्टेबल, यानी इसको हमने अपने बुक्स में एडजस्ट नहीं करना। सेम इसी तरह अनक्रेडिटेड की जो अमाउंट है वो भी हम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, लेकिन जिस दिन ये क्लियर होगा चेक तो कौन क्रेडिट करेगा, बैंक क्रेडिट करेगा, लिहाजा इसको भी मैं नॉन एडजस्टेबल कहूंगा। तीसरा, एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट में एरर होती है, हु विल करेक्ट, हु विल करेक्ट? obviously answer is very obvious, बैंक विल करेक्ट। अब जब बैंक करेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो इफेक्ट होगा बैंक स्टेटमेंट पे।
और ये हमारे लिए अगेन नॉन एडजस्टेबल होंगे। सो अब ये याद रखिएगा, पूरी की पूरी पीआरएस में सिर्फ 3 चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, वो नॉन एडजस्टेबल होती हैं। बाकी जितनी भी आइटम है वो सारी की सारी एडजस्टेबल। यानी जो बैंक बुक में एरर हुई है वो बिजनेसमैन ने करेक्ट करनी है, लिहाजा उसने इसको एडजस्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर्स हुई है बैंक बुक में, कि ये बैंक बुक का जो बैलेंस है ये करेक्ट नहीं है, मुझे इसको एडजस्ट करना है, इसको करेक्ट करना है। जब मैं इसको करेक्ट कर भी लेता हूँ तब भी जरूरी नहीं है कि ये टैली हो जाए। क्यों? क्योंकि बैंक ने भी कुछ एडजस्टमेंट करनी है। जो बैंक ने एडजस्टमेंट करनी है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन एडजस्टेबल है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना, सिर्फ 3 चीजें होती हैं जो नॉन एडजस्टेबल है: अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, और तीसरी जो आएगी वो बैंक एरर। इसके अलावा जितनी भी अमाउंट्स आएंगी वो सारी की सारी एडजस्टेबल है। इसको अलग करना इसलिए जरूरी है कि जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे फॉर्मेट में क्या आता है। लेकिन फॉर्मेट में हम सबसे पहले बनाते हैं रिवाइज्ड कैश बुक या रिवाइज्ड बैंक बुक। हम पहले बैंक बुक को रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बैलेंस हमने लिया है 25,000, इट इज नॉट करेक्ट बैंक बैलेंस। ठीक है, इसको टी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट भी कर सकते हैं, दोनों हम सीखेंगे। पहले जरा टी अकाउंट आसान होता है इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट यहाँ से लूंगा। अब इसका ये जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 25,000, ये मैं डेबिट साइड पे लूंगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। अब जितनी भी एडजस्टेबल आइटम्स हैं, जितनी भी एडजस्टेबल जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर आएंगे। कुछ इसमें से डेबिट होंगी, वो तो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ एरर को। कुछ आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। ठीक है, अब ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसको दोबारा बैलेंस करता हूँ। अब जब मैंने बैलेंस किया इसको, इसका बैलेंस आ गया 23,000। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ 23,000। अब देखें, ये बैलेंस मैंने इसको करेक्ट किया, जब इसको रिवाइज किया तो ये 23,000 आ गया। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये बैलेंस अब भी इससे टैली नहीं करेगा, ये बैंक स्टेटमेंट से टैली नहीं कर रहा। इस क्यों नहीं टैली कर रहा? क्योंकि अभी इसमें कुछ अनप्रेजेंटेड चेक भी हो सकते हैं, कुछ अनक्रेडिटेड चेक भी हो सकते हैं, कुछ बैंक एरर भी हो सकते हैं। यानी नॉन एडजस्टेबल आइटम अभी मैंने नहीं ली। नॉन एडजस्टेबल आइटम दूसरे हिस्से में आते हैं जिसको BRS कहते हैं। अब इसमें आप पूरा प्रॉपर्ली हेडिंग देंगे, ABC, नेम ऑफ द कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज एट, जिस भी डेट की हो वो आगे डेट लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हो रिवाइज कैश बुक से। जब मैं रिवाइज कैश बुक से लूंगा तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा स्टार्ट करते हैं बैंक स्टेटमेंट से। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में चूंकि मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी नॉन एडजस्टेबल आइटम्स आएंगे। ये 22,000 बैलेंस आ रहा है, और ये जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम प्लस में लिखते हैं क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस होता है। और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है तो माइनस में लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये मैं शो कर देता हूँ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये फेवरेबल बैलेंस है। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था कि जितनी भी नॉन एडजस्टेबल आइटम है वो किसने एडजस्ट करनी है, हु विल एडजस्ट। यकीनी बात है, बैंक विल एडजस्ट। इसको बैंक के पॉइंट ऑफ से देखना है। यानी जितनी भी आपकी नॉन एडजस्टेबल आइटम है, या वो प्लस होंगी या वो माइनस होंगी। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये प्लस हो रही है या माइनस? अगर तो ये मैं एडजस्टमेंट बैंक करता और बैंक इसको डेबिट करेगा तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट और डेबिट आपस में माइनस हो जाते हैं। यानी अगर कोई क्रेडिट अमाउंट होगी तो प्लस में लिखेंगे, डेबिट अमाउंट होगी तो हम माइनस में लिखेंगे। इस बैलेंस को देख के चलना है आपने, जो यहाँ बैलेंस होगा। ठीक है, जितनी भी नॉन एडजस्टेबल आइटम्स हैं
और वो मैक्सिमम मैंने बताया 3 होते हैं, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक अनक्रेडिटेड चेक्स और तीसरी बैंक एरर। इनको प्लस माइनस करने के बाद जब मैं इसको टोटल करूंगा तो ये टोटल एग्जैक्टली उस आंसर के इक्वल आना चाहिए जो रिवाइज्ड कैश बुक का है। ठीक है, इसके सामने हम लिखते हैं बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, रिवाइज्ड कैश बुक। और ये बैलेंस क्या है? अब चूंकि अगर प्लस में आ रहा है तो ये डेबिट है, फेवरेबल, यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। और अगर माइनस आ रहा है तो कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये 23,000 क्रेडिट आ रहा है बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये 23,000 डेबिट आ रहा है बैंक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, इसमें कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। जैसे मैंने पहले बताया था कि पास्ट पेपर में इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक आया है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम भी जो पेपर में आया था वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया था। लेकिन अब हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, अप टू 8 शॉर्ट होगा, उसके बाद जितने भी मार्क्स होंगे वो लॉन्ग में आपके कवर होंगे। अब हमने सीखना यहाँ पर क्या है, किस एडजस्टमेंट को डेबिट करना है, किस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना है इन रिवाइज्ड कैश बुक और इन बीआरएस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लूंगा नॉन एडजस्टेबल आइटम्स को। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक हम कल पढ़ चुके हैं। अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है? द चेक्स विच आर इश्यूड, विच हैव बीन इश्यूड, यानी ये चेक इशू हो चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था ये पेमेंट चेक्स हैं, ये इशू हो चुके हैं। जब इशू हो चुके हैं तो रिकॉर्ड हो चुके हैं इन कैश बुक, ये रिकॉर्ड भी हो चुके हैं, रिकॉर्डेड इन बैंक बुक या कैश बुक। ठीक है, अब हुआ क्या है, अनप्रेजेंटेड का मीनिंग क्या हुआ कि इशू हो चुके हैं बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुए। अच्छा, अब मुझे सिर्फ आपने बताना है कि व्हेन दीज विल बी प्रेजेंटेड, व्हेन दीज चेक्स, ये लाइंस बड़ी अहम है जो मैं लिख रहा हूं, व्हेन दीज चेक्स विल बी प्रेजेंटेड, क्योंकि अभी तक तो प्रेजेंट नहीं हुए। विल बी का वर्ड क्यों लिख रहा हूं कि फ्यूचर में प्रेजेंट होंगे। सो हु विल रिकॉर्ड, क्वेश्चन ये है हु विल रिकॉर्ड, कौन रिकॉर्ड करेगा? क्या बिजनेस मैन रिकॉर्ड करेगा या बैंक रिकॉर्ड करेगा? जी एनीवन, कौन जवाब दे रहे हैं? सर बैंक रिकॉर्ड करेगा। बैंक रिकॉर्ड करेगा, इसका मतलब ये बैंक रिकॉर्ड करेगा, तभी तो नॉन एडजस्टेबल था। अब यानी इसका आंसर ये हुआ कि बैंक विल रिकॉर्ड। अब बैंक इसको क्या करेगा, डेबिट करेगा या क्रेडिट? अब ये दूसरा क्वेश्चन है। जी, एनी स्टूडेंट? सर डेबिट करेगा। डेबिट करेगा, क्यों? क्योंकि ये पेमेंट चेक है। मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था, हमारी अगर हमने रिकॉर्ड करनी है पेमेंट तो हम क्रेडिट करते हैं, पेमेंट हमारी क्रेडिट होती है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ से पेमेंट डेबिट होती है। तो ये याद रखना है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं, हमेशा डेबिट। ये मैंने रेड कलर में लिखा। ठीक है, हमेशा डेबिट होते हैं। इसका मतलब ये जब भी मैं यहाँ अनप्रेजेंटेड लिखूंगा वो डेबिट होंगे, डेबिट का मतलब माइनस में लिखना है। ठीक है, पेमेंट है तो माइनस में लिखना है। ये क्रेडिट जो है ये फेवरेबल बैलेंस है, तो ये डेबिट हमेशा माइनस में आएगा बीआरएस में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड चेक हमने पढ़ा था, ये तो नंबर 1 था, अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स सेम इसी सीक्वेंस में मैं लेके चल रहा हूँ। ये वो चेक्स हैं जो बिजनेसमैन को रिसीव्ड भी हुए
और डिपॉजिट भी करवा लिए एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब डिपॉजिट करवा दिए तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड हो चुके हैं इन बैंक बुक, रिकॉर्डेड इन बैंक बुक। ये बैंक बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वे क्लियर नहीं हुए। क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए। सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि when these check will be credited। जब क्लियर हो जाएंगे। Yes, absolutely, checks will be credited। ये यानी ये क्रेडिट तब होंगे जिस वक्त ये क्लियर हो जाएंगे। एंड हु विल रिकॉर्ड, और इसको कौन रिकॉर्ड करेगा? फिर सर बैंक ही रिकॉर्ड करेगा। बैंक रिकॉर्ड करेगा। और ये चूंकि हम पढ़ भी वो रहे हैं जो नॉन एडजस्टेबल है, और हमने पढ़ा था कि जितनी भी नॉन एडजस्टेबल आइटम होती है वो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब बैंक विल रिकॉर्ड। अब फाइनली क्वेश्चन मेरा क्या आया कि बैंक इसको क्या रिकॉर्ड करेगा? सर डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा। क्रेडिट, ये तो ऊपर लिखा भी है मैंने, व्हेन दिस चेक विल बी क्रेडिटेड, यानी किस कब क्रेडिट होंगे। इसका मतलब जिस दिन क्रेडिट हो जाएंगे तो बैंक क्रेडिट ही करेगा ना। तो याद रखिएगा कि अनक्रेडिटेड चेक हमेशा क्रेडिट होंगे, और ये हमेशा प्लस में आएंगे। यहाँ पर प्लस में क्यों आएंगे? क्योंकि ये हमारे रिसीट चेक है, इससे हमारा बैलेंस बढ़ता है। ये हमेशा प्लस में आएंगे। अनप्रेजेंटेड जब भी क्लियर होंगे यानी प्रेजेंट हो जाएंगे, इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस में शो करते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी बैंक एरर। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि बैंक एरर में, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, एरर बैंक ने की है, हु विल करेक्ट? आंसर इज वेरी सिंपल, हु विल करेक्ट? तो बैंक विल करेक्ट। अच्छा, बैंक जिसको इसको जब करेक्ट करेगा इस ट्रांजैक्शन को, इस एरर को, तो क्या बैंक इसको डेबिट करेगा या क्रेडिट? ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एरर, डिपेंड्स ऑन अपॉन नेचर ऑफ एरर। यानी ये मैं ये कह सकता हूं, ये डेबिट भी कर सकता है बैंक और क्रेडिट भी। ये इसको मैं यहां पर दोनों लिखूंगा, इट माइट बी डेबिट और क्रेडिट, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एरर। अब दोनों हो सकते हैं, रसीद साइड पे भी एरर हो सकती है, पेमेंट साइड पे भी एरर हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जैसी एरर होगी वैसे बैंक रिकॉर्ड करेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन लाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं ट्रांजैक्शंस लिखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ जी कि a deposit of rupees 6,000 was wrongly credited by bank to other account holder या other person account। ठीक है, अब जैसे आप सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के अंदर आपके कई नेम बड़े कॉमन होते हैं। ठीक है, लाइक सलीम है, हसन है, इस तरह के नाम बहुत फेमिलियर होते हैं, और बैंक के पास इस नेम से कई अकाउंट एक टाइम में ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो सम टाइम ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वर्क बैंक गलती कर जाता है। ठीक है, यानी मैंने अब 6,000 डिपॉजिट करवाए बैंक में, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट करना था,
लेकिन गलती से उसने किसी और पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट? व्हाट शुड आई डू? बैंक क्या करेगा? एनीवन? जी जी स्टूडेंट्स। क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बड़ी क्लियर बात है कि एक डिपॉजिट हमने करवाया, जब हमने डिपॉजिट करवाया तो हमने अपनी बुक में डेबिट कर दिया, बैंक ने इसको क्रेडिट करना था, बैंक ने क्रेडिट किया, लेकिन हमारे अकाउंट की बजाय किसी और अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब बैंक उस अकाउंट से पैसे निकालेगा और हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, तो ये अब क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2, बैंक has not recorded bank charges of rupees 1000. Bank has not recorded bank charges of 1000 related to our account. यानी हमारे अकाउंट से रिलेट करता है 1000 के बैंक चार्जेस, बैंक ने इसको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। हु विल रिकॉर्ड? अगेन द बैंक विल रिकॉर्ड। अब जब बैंक रिकॉर्ड करेगा तो अब मुझे बताइए कि बैंक डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। डेबिट करेगा। क्यों? कि हमारा बैलेंस, बैंक ने ये चार्जेस लेने हैं हमसे, जब लेगा तो हमारा बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो ये डेबिट होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए 2 ट्रांजैक्शन लिखी, जैसे मैंने लिखा बैंक एरर है, और ये डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी, और मैंने लिखा कि हु विल करेक्ट? यस, बैंक विल करेक्ट। अब ये डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डेबिट एरर कि ये डेबिट होगी या क्रेडिट। तो इसको केयरफुली हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये डेबिट होगी या क्रेडिट। तो ये 3 चीजें जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, तो इसमें हमेशा याद रखना है इसी चीज को, अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिट होंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा क्रेडिट होंगे, और बैंक एरर डेबिट भी हो सकती है, बैंक एरर क्रेडिट भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एरर। ये जितनी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी की सारी किससे रिलेट कर रही हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, बिकॉज दीज आर नॉन adjustable items, mean these are the item which is not required to be adjusted by businessman in its books. बिजनेसमैन ने इसको अपने बुक्स में करेक्ट नहीं करना, ये बैंक इसको रिकॉर्ड करेगा। हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, हम इस पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक ये देखिएगा रिकॉर्डेड इन बैंक बुक। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ अनक्रेडिटेड चेक्स रिकॉर्डेड इन बैंक बुक, बैंक एरर, ये तो ऑब्वियसली बैंक ने एरर की है, तो इसका मतलब हम इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हमने इसको करेक्ट नहीं करना। लेकिन अगर एरर हमारे एंड पे हो, जो ये बात कर रहे हैं, फिर ये एडजस्टेबल होगी, ये रिवाइज कैश बुक में आएगी, और बाकायदा इसकी हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ, रिवाइज्ड बैंक बुक। इसमें डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा? ठीक है, जरा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब आ जाए एडजस्टेबल आइटम्स की तरफ। एडजस्टेबल वो है जो बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब है कि एरर और ओमिशन हैज बीन अकर्ड ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन। एडजस्टेबल आइटम्स यानी बिजनेसमैन के एंड पर कुछ मिस्टेक्स हुई, उसको हम एडजस्टेबल आइटम का नाम देंगे। ठीक है, और ये बेशुमार है। अब मैं कुछ आपके सामने डिस्कस करूंगा और देखेंगे इसको हमने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा अगेन नेचर ऑफ एरर पर।
फॉर एग्जाम्पल मैं पहली एरर लिख रहा हूं, अब चेक ऑफ रुपीज 7600 was issued to supplier, was issued to supplier, but recorded in cash book as rupees 6700, as rupees 6700। यानी एक चेक था हमने इशू किया सप्लायर को जिसकी अमाउंट थी 7600 की, लेकिन जब मैं उसको रिकॉर्ड करने लगा कैश बुक में, रिकॉर्ड किया है मैंने लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया 6700 से। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या, क्या ये डेबिट होगा या क्रेडिट? अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपने देखना है ये पेमेंट चेक है या रिसीट चेक है, पहले तो मुझे ये बताइए, जरा साथ साथ मुझे मेरे साथ डिस्कशन करेंगे पेमेंट तो चेक है सर पेमेंट चेक है ये। वेरी गुड, ये मेरा पेमेंट चेक है, पेमेंट चेक है। अब सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो पेमेंट चेक है आपने रिकॉर्ड तो किया नो डाउट, ये ओवर स्टेट हुआ है या अंडर स्टेट हुआ है? अंडरस्टेट। अंडरस्टेट। अंडर स्टेट, क्योंकि आपने लिखना था 7600 लेकिन आपने इसको 6700 लिख दिया। लेकिन अंडर स्टेट से भी पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि पेमेंट डेबिट होती है या क्रेडिट? क्रेडिट होती है। क्रेडिट। क्रेडिट, वेरी गुड, यानी पेमेंट क्रेडिट होती है और ये साइड हमारी अंडर स्टेट हो गई है, अंडर स्टेट। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, हाउ आई कैन करेक्ट इट? अब मुझे क्या करना है, डेबिट करना है कैश बुक में या क्रेडिट करना है? तो क्रेडिट ही कर। क्रेडिट। देखो अंडर स्टेट जहां आ जाए तो अगर ये क्रेडिट अंडर स्टेट है तो क्रेडिट ही करूंगा, अगर डेबिट अंडर स्टेट है डेबिट ही करूंगा। लेकिन अगर क्रेडिट ओवर स्टेट हो जाएगा तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, और अगर क्रेडिट डेबिट ओवर स्टेट हो जाएगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। यानी जब अंडर स्टेट होगा तो आपने सेम रखना है, और ओवर स्टेट होगा तो आपने उसको रिवर्स करना है, क्योंकि वो साइड जो है वो अंडर स्टेट में कम लिखी गई है, तो मैं मजीद डालूंगा तो वो करेक्ट होगा। और अगर वो ओवर स्टेट है तो वो साइड ज्यादा लिखी गई है तो फिर आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। लिहाजा फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा क्रेडिट, ये सर एक क्रेडिट। क्वेश्चन था जी प्लीज। सर, ये फिर सस्पेंस अकाउंट किस सिचुएशन में बनाते हैं? देखो पहली बात है कि सस्पेंस अकाउंट का जो वो अकाउंट होता है जब ट्रायल बैलेंस आपका टैली ना हो रहा हो, फर्स्ट टाइम जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो टैली ना हो रहा हो तो आप एक अकाउंट ओपन कर देते हैं विच इज नॉन एज सस्पेंस अकाउंट, जो हमने ट्रायल बैलेंस में पढ़ा भी था, लेकिन इसकी ज्यादा डिस्कशन इससे नेक्स्ट चैप्टर में होगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, वो तब तक आपके पास रहेगा जब तक के एरर्स डिटेक्ट ना हो जाए। ठीक है, अब ये जो आपकी एंट्रीज हैं जो एरर्स हुई हैं उसकी वजह से यकीनन आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो रहा होता है, तो जैसे जैसे आप करेक्ट करते जाते हो सस्पेंस अकाउंट ठीक होता चला जाता है। ठीक है, इस वक्त हमारा बैंक रिकंसिलिएशन में हमने सस्पेंस अकाउंट को नहीं करेक्ट करना, हमने एरर्स को करेक्ट करना है। जब मैं एरर्स को करेक्ट करूंगा ये याद रखिएगा ऑटोमेटिकली वो दूसरा करेक्ट होता चला जाएगा। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, अब सेकंड की तरफ आते हैं, नंबर 2 की तरफ। कुछ ट्रांजैक्शन में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ रिसीट चेक या चेक, अ चेक ऑफ रुपीज 3200 was received from customer but recorded in cash book, in cash book
on payment side. चलिए अब इसकी तरफ आते हैं। अब हमने एक चेक रिसीव किया 3200 का, वो कस्टमर से रिसीव किया। पहली चीज तो मुझे बताओ कि ये रिसीट साइट पे आनी चाहिए, पेमेंट साइट पे? रिसीव साइड, रिसीट साइट पे। और रिसीट हमारी क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ये डेबिट होती है। लेकिन रॉन्ग क्या हुआ कि हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट साइट पे, यानी रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइट या रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। ठीक हो गया? क्यों पेमेंट क्रेडिट होती है। हमने रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड पे, बट रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे। सो नाउ व्हाट शुड आई डू? अब मुझे क्या करना चाहिए? इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करना चाहिए? तो डेबिट साइड, डेबिट साइड डेबिट पे। साइड जी, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और कितनी अमाउंट से? 3200। 3200। ये डबल हो जाएगी अमाउंट 6400। अब इसका लॉजिक समझिए। ये जो मैंने डबल की है, देखो ये इक्विटी अकाउंट है, जरा यहां देखिएगा, ये बैंक बुक है। आपने एक चेक रिसीव किया, चेक किस साइट पे आना चाहिए था? 3200 से। ये करेक्ट ट्रीटमेंट है। रॉन्ग क्या हुआ? हमने इस चेक को क्रेडिट साइट पे लिख दिया। ये याद रखिएगा, ये करेक्ट ट्रीटमेंट है और ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है। अब मैंने इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने का तरीका क्या है? मैं पहले इस 3200 को डेबिट करूंगा। जब मैं इसको डेबिट करता हूं तो ये देखो, ये जीरो हो जाता है। ये 3200 को जब मैंने डेबिट किया तो ये जीरो हो गया। हालांकि मैंने डेबिट साइड भी शो करनी है, तो फिर मैं दोबारा डेबिट करूंगा 3200 से। इसको दो मरतबा डेबिट करना पड़ेगा। एक मरतबा उस क्रेडिट इफेक्ट को जीरो करने के लिए, और सेकंड टाइम उस डेबिट इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट डबल हो जाती है। ये करेक्शन की है मैंने, रॉन्ग। इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई भी अमाउंट आपकी गलत साइट पे चली जाए, तो जब आप उसको करेक्ट करते हैं तो हमेशा डबल इफेक्ट देता है, वो टू इफेक्ट देता है। वो टू इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? वो एंट्री दो मरतबा रिकॉर्ड होनी है, वन टाइम रिवर्स होनी है रॉन्ग, और दूसरी मरतबा उसको मैंने रिकॉर्ड कर। ठीक है, लेकिन इससे पहली ट्रांजेक्शन में आइएगा, यहाँ कितनी अमाउंट लूँ जरा दोबारा देखिएगा। अ चेक ऑफ ₹7600 was issued to supplier but recorded in cash book as 6700। आपने कहा कि ये पेमेंट है, क्रेडिट होनी चाहिए थी, और क्रेडिट साइड अंडरस्टेट हो गई है। जब अंडरस्टेट हो गई है तो मैं मजीद क्रेडिट करूंगा। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितनी अमाउंट से क्रेडिट करूंगा? जी एनीवन, कितनी अमाउंट से क्रेडिट करना चाहिए? 900। 900 से। यस। अब दोनों में फर्क देखो, मैंने यहाँ पर दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिया, यहाँ पर दोनों अमाउंट को, यानी उस अमाउंट को डबल कर दिया। वजह क्या है? पहले केस में वो जो एरर हुई है वो एक ही साइट पर हुई है, वही साइट कम या ज्यादा लिखी गई है। लेकिन दूसरे केस में वो आपकी डेबिट साइट क्रेडिट साइट पे चली गई, और या क्रेडिट साइट डेबिट साइट पे चली गई। इस किस्म की जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी डबल हो जाती हैं अगर ऑपोजिट साइड पे जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद एक और आते हैं, नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर। जी करिएगा एक्सक्यूज मी क्वेश्चन। सर। जी बच्चे करो क्वेश्चन। सर जब हम लोग कस्टमर से कैश रिसीव करें, चेक रिसीव करें, वो तो 3200 का ही है, सिर्फ हम इसे रिकॉर्ड 6400 करेंगे। नहीं, हमने 3200 का चेक रिसीव किया, ठीक है, लेकिन हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया बुक्स में। हमने डेबिट करने की बजाय उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब बुक्स को तो ठीक करना है ना आपने। आपका ये 3200 बैलेंस आना चाहिए ना। मैंने क्या किया, गलती से इसको क्रेडिट कर दिया। ये गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है।
अब इसको करेक्ट करने के लिए पहले इसको डेबिट किया ताकि ये 0 हो जाए, और फिर मैंने दोबारा डेबिट किया इस चेक को। यानी पहली दफा जब मैंने 3200 डेबिट किया वो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए किया, रॉन्ग इफेक्ट को, और दूसरी मरतबा जो डेबिट कर रहा हूँ वो एक्चुअली ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए बजाय हम एंट्री को 2 मरतबा लिखें क्योंकि दोनों डेबिट हो रही हैं, हम इसको सम कर देते हैं जो कि डबल होता है, यानी हम 6400 से ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। आई समझ? क्लियर हुआ या नहीं? ओके सर, थैंक यू। ओके, अब नंबर 3 की तरफ आते हैं। पेमेंट of rupees 9,000 was made by bank under standing instructions या standing orders not recorded in cash book. In cash book. अच्छा, अब यहाँ पर वो बड़ा क्लियर लिख रहा है कि पेमेंट की है 9,000 रुपीज की बैंक ने। अब बैंक ने जो पेमेंट की है ये क्या बात है, ये हमारे अकाउंट से पेमेंट की है, ये ना भी लिखो क्योंकि बीआरएस में जितनी ट्रांजैक्शन होती है ये हमारे से रिलेट कर रही होती है। तो 9,000 की पेमेंट बैंक ने की अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं ओमिशन ट्रांजैक्शन। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली बैंक जो है उसको हम कई मतलब इंस्ट्रक्शन जारी कर देते हैं, एक ऑर्डर दे देते हैं, एक लेटर लिख देते हैं कि आप मेरे अकाउंट में से हर महीने की एक स्पेसिफिक डेट को ये पेमेंट करनी है। यानी मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि ऑन 5th ऑफ ईच मंथ आपने 9,000 रुपीज मेरे अकाउंट से पे करते हैं टू समवन, जो भी है, पे टू, मैं आगे नहीं लिख रहा, समवन, किसी को भी पे करते हैं। जैसे अक्सर आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज देते हैं तो हर महीने इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी होती है। आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अगले 10 मंथ यानी नेक्स्ट 10 मंथ आपने 9,000 रुपए मेरे अकाउंट में से इस अकाउंट में भेजते जाओ। अच्छा, अब जब वंस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, अब बैंक आपका इंतजार नहीं करेगा कि 5 तारीख को आओ और आप उसको आकर कहो कि ये पेमेंट करो। नो, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड। इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब चूंकि इंस्ट्रक्शन जारी हो गई है और 5 तारीख आएगी, बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे दे देगा। ठीक है, अब बैंक ने पेमेंट कर दी हुई है लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। अक्सर ओमिशन हो जाती है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। इस एंट्री को हम कहते हैं ओमिशन। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग जरा गाइड कीजिएगा मुझे, एनी स्टूडेंट क्या करना चाहिए? क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए पेमेंट। यस, यानी पहले अगर आप तो डायरेक्ट आ गए, वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूं, क्योंकि हर स्टूडेंट ने सीखना है, तो मैं ये बात करूंगा कि जी अब चूंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुई, नाउ दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, शुड बी रिकॉर्डेड। ये तो डिसाइड हो गया। अब किस साइट पे रिकॉर्ड होगी, रिसीट साइट पे या पेमेंट साइट पे? ये भी क्लियर है, ये पेमेंट है, मैं पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड करूंगा। जब पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड करूंगा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट? बिल्कुल सही, अभी आपने बताया कि पेमेंट चूंकि क्रेडिट होती है और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी तो मैं इसको क्रेडिट कर दूं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी ट्रांजैक्शन आ रही है वो सारी की सारी एडजस्टेबल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये सारी एडजस्टेबल नेचर की ट्रांजैक्शन।
ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अभी मैं कुछ ट्रांजैक्शन और डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज आनी है, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टैंडिंग ऑर्डर्स की डिस्कशन की। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, स्टेल चेक। ठीक है, स्टेल कहते हैं जाया शुदा चेक, यानी ऐसा चेक अब जो कि कैश ना हो सके। इसके अंदर एक पोस्ट डेटेड चेक भी आता है, उसको भी हम स्टेल चेक भी कहते हैं, अगर वो स्टेल हो चुका हो। पोस्ट डेटेड चेक, सॉरी पोस्ट डेटेड अलग पढ़ेंगे, इसको एक और पढ़ेंगे यहाँ। एक्सपायर्ड चेक, ये वर्ड मैं रिप्लेस कर रहा हूं, एक्सपायर्ड चेक। अच्छा, जो चेक होता है ना, उसकी कोई भी आप चेक किसी को इशू करते हैं, कितने पीरियड तक वो कैश हो सकता है? एनीवन, किसी के नॉलेज में है? बस आपने मुझे चेक दिया, मैं कितनी देर तक उसको कैश करवा सकता हूं? 6 मंथ्स, ये याद रखिएगा। यानी अगर एक चेक मुझे मिलता है 1 जनवरी 2020 का, मैं इसको 30 जून 2020 तक कैश करवा सकता हूं। लेकिन जैसे ही ये 1 जुलाई होगी, 6 मंथ गुजर जाएंगे, वो चेक अब मेरे पास होने के बावजूद वो एक्सपायर्ड चेक हो जाएगा, यानी स्टेल, जाया शुदा चेक। उसकी अब कोई अहमियत नहीं, अब वो चेक कैश हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसा चेक जो कि 6 महीने गुजर चुके हों, उसको आप कैश नहीं करा सकते, वो चेक आपका स्टेल हो जाता है, जाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन लाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया। और लिखते हैं अ चेक, an expired check of rupees 1000 still included in unpresented checks list। ये बड़ी जबरदस्त ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने लिखी। जिस दिन मैं चेक इशू करूंगा, वो तब तक अनप्रेजेंटेड रहेगा जब तक के वो प्रेजेंट नहीं हो जाता, जब तक वो बैंक के पास नहीं चला जाता और बैंक उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट नहीं कर देता, वो अनप्रेजेंटेड रहेगा। ठीक है, अब वो 6 महीने गुजर गए, अब वो चेक एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने के बावजूद वो अभी भी अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में आ रहा है। अब मुझे आप बताइएगा, क्या वो अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में आना चाहिए? क्या मैं इसको अभी भी अनप्रेजेंटेड कह सकता हूँ? जी, एनी स्टूडेंट? कह सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट तो अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन अब मेरा सवाल यह, क्या ये प्रेजेंट हो सकता है? नो सेकंड सर, क्वेश्चन, नहीं हो सकता ना, क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं। अब तो ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। जब प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, तो फिर याद रखिएगा कि ये अनप्रेजेंटेड नहीं रहेगा। तो मुझे इस चेक को रिवर्स कर देना है, ये एक्सपायर हो गया, ये कैश हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा अब इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूं? ये चेक पेमेंट चेक था या रिसीट चेक था, पहले तो ये बताइएगा। सर पेमेंट चेक था। यस, क्योंकि अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में आ रहा है, तो ये मेरा पेमेंट चेक है, यानी दिस चेक वाज पेमेंट चेक। अरे ये वॉज का वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे, ये वॉज पेमेंट चेक, ये पेमेंट चेक था, अब नहीं है। अब मुझे क्या करना है? नाउ इट हैज बीन एक्सपायर्ड, ये एक्सपायर हो चुका है। इन अदर वर्ड्स, इट कैन नॉट बी एनकैश्ड, अब ये कैश नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस चेक को रिवर्स कर देना है, रिवर्स कर देना है।
जब रिवर्स करूंगा तो फिर ये डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। गुड। क्यों? क्योंकि पहले ये पेमेंट चेक था, हमने इसको क्रेडिट किया हुआ था, जो कि गलत नहीं था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो चूंकि 6 महीने से ज्यादा गुजर गए, वो एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर हो गया तो अब ये चूंकि कैश नहीं हो सकता, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये चेक मेरा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। ये इस तरह की ट्रांजैक्शन जो होती हैं इसको हम टेक्निकल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, इसको बड़ा केयरफुली आपने देखना होता है, क्योंकि ये वर्ड्स में कहीं नहीं लिखा हुआ क्या एरर हुई है। ये एरर नहीं हुई असल में, ये हम अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चेक अब कैश जब हो ही नहीं सकता तो मैं अनप्रेजेंटेड में क्यों रखूं? अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो किसी वक्त भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने इशू कर दी हैं, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, लेकिन हो सकते हैं कि वो कभी अगले दिन प्रेजेंट हो जाए, अगले महीने प्रेजेंट हो जाए। लेकिन अगर एक चेक ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो मेरा प्रेजेंट हो जाए? वो हो ही नहीं। अगर वो पार्टी बैंक के पास चेक ले भी जाए, जुलाई के मंथ में जो मैंने एग्जांपल ली है, जुलाई की, वो 7 जुलाई को बैंक में चला जाता है जी कि मुझे पेमेंट दे दे, बैंक उसको कभी भी पेमेंट नहीं करेगा। क्यों? वो 6 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, डिसऑनर चेक। of rupees 9,000 returned by bank, returned by bank to us, not recorded in cash book. एक और टेक्निकल ट्रांजैक्शन, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, अब डिसऑनर चेक क्या होता है? ऐसा चेक जो जिसके अगेंस्ट पेमेंट ना हो सके। अब ये एक्सपायर्ड नहीं है प्लीज, इसकी कई रीजन हो सकती है, ठीक है? इसकी कुछ रीजन आपको याद होगा, हम जो कैश बुक कर रहे थे तो मैंने आपसे डिस्कस किया। डिसऑनर इस वजह से भी हो सकता है कि बैंक में बैलेंस ही नहीं है, चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर इस वजह से भी हो सकता है कि जो सिग्नेचर हैं वो मैच नहीं कर रहे। डिसऑनर इसलिए भी हो सकता है कि डेट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड। डिसऑनर इस वजह से भी हो सकता है कि देयर इज एन ओवर राइटिंग ऑफ चेक। डिसऑनर इस वजह से भी हो सकता है कि चेक जो है वो डैमेज हो चुका हो, ठीक है? इस तरह बेशुमार एग्जांपल हो सकती हैं डिसऑनर चेक की। डिसऑनर का सिंपल ये है, ऐसा चेक जिसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो सकती ड्यू टू सम टेक्निकल ग्राउंड्स, यानी कोई ना कोई ऐसी रीजन होती है कि वो चेक अब कैश नहीं हो सकता, या उस चेक को रिप्लेस करना पड़ेगा, या उस चेक के अंदर उस डेफिशिएंसी को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसके लिए, अब यहां पर देखते हैं हम क्या करें करेक्शन। एक चीज तो क्लियर है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी इसका मतलब है कि ये हमारी ओमिशन हुई है, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि ये रिसीट चेक था या डिसऑनर चेक था, वॉज, सॉरी, रिसीट चेक था या पेमेंट चेक था। जरा गौर से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रिसीट चेक था या पेमेंट चेक था। मैं था की बात कर रहा हूँ, पास्ट। पेमेंट सीट चेक है। पेमेंट रिसीट। अच्छा, आप गौर से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नजर आ रही है आपको, ठीक है? डिसऑनर चेक ऑफ 9,000, डिसऑनर दोनों हो सकते हैं, ये रिसीट चेक भी हो सकता है, पेमेंट भी। अगर मैं इतनी वर्डिंग पढ़ूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये मेरी मसला हल नहीं हो रहा यहां तक। क्यों? डिसऑनर चेक कोई भी हो सकता है, रिसीट चेक भी और पेमेंट भी। अगले वर्ड को गौर से देखते हैं, रिटर्न बाय बैंक टू अस, हमें वापस कर रहा है बैंक। भाई, जो चेक हमें वापस कर रहा है वो कौन सा चेक होगा? जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, ठीक है? यानी मैंने चेक जाकर बैंक में जमा कराया और डिसऑनर हो गया तो बैंक मुझे वापस करेगा। इस वजह से याद रखिएगा, ये रसीद चेक है। जो मैं बैंक में जमा कराऊंगा वो रसीद चेक है। ये वाज रसीद चेक। अब जब रसीद चेक है तो मैंने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है,
डेबिट। नाउ दिस चेक कैन नॉट बी नो मोर कैश्ड, ये डिसऑनर हो गया। जब भी डिसऑनर होगा चेक, जब भी डिसऑनर होगा, चूंकि इसके अगेंस्ट अब पेमेंट तो हो नहीं सकती, अगेन मैं वही वर्ड लिखूंगा, कांट बी एनकैश्ड। लेकिन दोनों में एक फर्क याद रखिएगा, ऊपर जो मैंने कांट बी एनकैश्ड लिखा है वो इस वजह से लिखा है कि वो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ इस वजह से लिखा है कि वो चेक जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे वापस आ चुका है, उसमें ऑब्जेक्शन लगी है, और जब तक ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं होगी इस चेक पे कैश नहीं हो सकता। तो फौरन जब भी ये कैश नहीं होगा मैं इसको रिवर्स कर, रूल वही लगा रहा हूँ। देखिएगा ऊपर वाले चेक और इस चेक में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा ट्रांजेक्शन में, मैं इसको रिवर्स करूंगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, ये कैश इसलिए नहीं हो रहा कि ये एक्सपायर हो चुका है, ये कैश इसलिए नहीं हो रहा है कि ये डिसऑनर हो गया है। लिहाजा अब इस चेक को मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रिसीट चेक था, मैं इसको डेबिट कर चुका था, अब ये रिवर्स करूंगा तो नेचुरली मैं इसको क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है जी, यानी ये क्रेडिट हो। अब एक और चेक लाता हूं और मैं लिखता हूं जी, चेक ऑफ रुपीज 6,000 was issued to supplier, but returned dishonored. Not recorded in cash book. इसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। सो टेल मी, ये जो 6,000 का चेक आपने इशू किया था सप्लायर को, तो क्या ये वॉज, अगेन पास्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे आप ये बताइएगा कि कौन सा चेक है, ये रिसीट चेक था या पेमेंट चेक? पेमेंट, क्योंकि ये हमने इशू किया था, जो हम इशू कर रहे हैं वो पेमेंट चेक था। और पेमेंट चेक को हमने डेबिट किया हुआ है या क्रेडिट? क्रेडिट। पेमेंट चेक क्रेडिट होता है, हम ऑलरेडी इसको क्रेडिट कर चुके हैं। नाउ द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, अब वो चेक डिसऑनर हो गया। ये बिल्कुल वही रीजन मैंने बताई कि ये डिसऑनर चेक दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग लिखे। और वर्डिंग में अंदाजा लगा लो कि हमें ये देखना जरूरी है कि ये रिसीट चेक है या डिसऑनर चेक है। अब यही बात है, जब डिसऑनर है तो इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो सकती, कांट बी इनकैश्ड, यानी वो पार्टी इसको कैश नहीं करवा सकती। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। जब रिवर्स करूंगा तो अब बाय नेचर ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट और डेबिट? डेबिट। इसलिए प्लीज ये याद रखिएगा, ये मैंने दो ट्रांजैक्शन इसलिए ली, नंबर 5 और नंबर 6। अगर डिसऑनर का वर्ड किसी ट्रांजैक्शन में आ जाए तो फौरन डेबिट और क्रेडिट नहीं करना, ये दोनों हो सकते हैं। बहुत केयरफुली देखना है आपका ये रिसीट चेक था या पेमेंट चेक था। अगर तो रिसीट चेक था तो यकीनी बात है पहले आपने इसको डेबिट किया हुआ था, अब मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। और अगर ये पेमेंट चेक था तो पहले क्रेडिट किया हुआ था, अब डेबिट कर दूंगा। तो फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, ये क्रेडिट भी हो सकता है, ये डेबिट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एरर, ये एरर की नेचर पर यानी बेस करता है। अब एक सर एक क्वेश्चन था प्लीज। सर, आपने इस एग्जांपल में लिखा है कि चेक हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया और चेक डिसऑनर भी हो गया है। जी जी, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो जो चेक था वो कैश तो नहीं करवा सका ना जो सप्लायर था। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब पहली बात तो ये है, ट्रांजैक्शन जो ये रिकॉर्ड की जाती है ये प्रेजेंट ट्रांजैक्शन होती है। इसको अगर मैं पास्ट शो कर रहा हूँ तो पास्ट से हम कभी अज्यूम नहीं करते कि पास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। ये अगर वर्ड लिखा हुआ है चेक ऑफ 6,000 वाज इशू टू सप्लायर, हमने इशू कर दिया हुआ है सप्लायर को, बट रिटर्न डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश का हरगिज मतलब ये नहीं लेना कि आपने रिकॉर्ड जब इशू किया था तो रिकॉर्ड नहीं किया। ये पास्ट है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया होता है ताकि ये पता लग सके ये डिसऑनर किस वजह से हुआ है।
एक्चुअली ये जो नॉट रिकॉर्डेड है ये डिसऑनर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये याद रखना आप। इसका ये मतलब नहीं है कि ओरिजिनल चेक रिकॉर्ड नहीं किया, ओरिजिनल हमेशा रिकॉर्ड हो चुका होता है, ठीक है। और अब चूंकि डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं की। आप समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, नंबर 7 में हम कहते हैं बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 700 was recorded in cash book on debit side, on debit side। अब बताइए कि इसमें क्या मसला है? ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। अब जब कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या सही रिकॉर्ड हुआ है या गलत। बैंक चार्जेस रिसीट, ये पेमेंट साइड पे आता है, रिसीट साइड पे, क्रेडिट साइड भी होगा सर। क्रेडिट साइड पे, और हमने इसको लिख दिया डेबिट साइड पे, ठीक है। यानी इट शुड बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होना चाहिए था, इट शुड बी क्रेडिट। लेकिन हमने क्या किया, रॉन्ग क्या हुआ, इट वॉज रिकॉर्डेड एज डेबिट, रिकॉर्डेड एज डेबिट। अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई करेक्ट इट? क्रेडिट साइड पे 14,000 की एंट्री कर दो। 14,000। now it should be, now we will credit it by rupees 1400। ये वही डबल इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि 700 हमने क्रेडिट करना था, हमने गलती से उसको रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। इट वाज रिकॉर्डेड एज बैंक एज डेबिट, हमने इसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया था। नाउ वी विल क्रेडिट इट बाय रुपीज 1400। अब मैं इसको 1400 से क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो आज आपने सिर्फ ये करना है कि जितना बीआरएस मैंने पढ़ाया है और बुक से भी पढ़ लें, एक दफा इसको रिवाइज कर लें। तो कल से मैं थोड़े से इसके एग्जांपल्स आपके सामने लाऊंगा और इस फॉर्मेट के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी प्रॉपर क्वेश्चन में नहीं आऊंगा, पहले स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे एग्जांपल करेंगे ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, फिर प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। इन क्वेश्चंस को इतना टाइम नहीं लगता, एक क्लास में हम 5 से 6 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी ये बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते। एक आधी ट्रांजेक्शन होती है जो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बाकी इजीली हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब जरा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब क्लास का टाइम जो है वो सिर्फ 2 मिनट्स रह गए, तो अटेंडेंस लगा लीजिएगा आप प्लीज। स्टॉप शेयर जी कर। सर। जी जरा जल्दी जल्दी बोल दीजिएगा अटेंडेंस। अब्दुल मुइज़ मुगल, अब्दुल मुइज़ सफदर क्यानी, प्रेजेंट। अफकारुल हक, प्रेजेंट। अहमद अब्बास, प्रेजेंट मैम। अहमद नियाज, प्रेजेंट मैम। आलिया कंवल, प्रेजेंट। अमान रहीत, प्रेजेंट। अक्सर इरफान, आयशा मेहरबान, फरीहा शहजाद, प्रेजेंट। फिल्जा इर्तज़ा, प्रेजेंट। मायरा सुहेल, प्रेजेंट। मुबशर शबीर, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सिकंदर आमिर, प्रेजेंट। मोहम्मद राइस, प्रेजेंट। मुकद्दस मेहरबान, मुकद्दस सुहेल, प्रेजेंट। समद सादिया, प्रेजेंट। समीर अली, समीर अली, समीर अली थे अभी कि नहीं थे? यस मैम प्रेजेंट। ओके, शाहजेब उमर,